ओके, सो इन द लास्ट क्लास है ना, वी वर डिस्कसिंग दिस CSR ने दिसंबर 2023 पेपर, जिसमें यूनिट 4 के हमने ऑलमोस्ट है ना सारे क्वेश्चन किए थे. दिस वाज अ लास्ट क्वेश्चन ड्यू टू है ना टाइम डिफिशियंसी, वी हैव लेफ्ट दिस क्वेश्चन. इसका सॉल्व करके आप लोग आंसर बताओ क्या होगा. देन हम लोग आगे 2024 के पेपर पे आगे सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो यू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड टेल व्हाट शुड बी द आंसर. इसको ट्राई कीजिए और आंसर बताइए क्या होना चाहिए. व्हाट डू यू थिंक. कैन यू सॉल्व दिस. तो ठीक है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12. है ना, ये दिसंबर 2023 वाले जो यूनिट 4 के क्वेश्चन हैं पार्ट बी में. ठीक है, पार्ट बी में तो उसका ये लास्ट क्वेश्चन था, जो कि है ना कल हमने कहा था आप ट्राई करना. क्या आप लोग ट्राई करके आए हो. सो क्या आएगा इसका आंसर. सो हमें ये बता रखा है कि जो एप्सिलॉन आई है ना, एप्सिलॉन आईज आर नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर, यही है ना. सो ये जो वाई आई है वो क्या होगा. सो ये नॉर्मल, क्या ये आई अल्फा आई स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ये मीन हो जाएगा. एंड वेरिएंस कितना होगा. सिग्मा स्क्वायर. चेक करो एंड देन यू ट्राई. सो अब आई नाउ यू कैन फाइंड, यही आ जाएगा ना. एप्सिलॉन आई का डिस्ट्रीब्यूशन ये है फॉर ऑल आई, for all I. So you have y sample is this. So now there are two parameters, alpha and sigma, है ना. So they are asking you to jointly minimal sufficient for alpha and sigma. So now you try, you have a sample from normal distribution with two parameters. है जी, देखो. So फैक्टराइजेशन थ्योरम लगाओ, अप्लाई फैक्टराइजेशन थ्योरम. So you write the likelihood function, you write likelihood function in alpha and sigma. ठीक है. क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ PDF ऑफ वाई आई, लेट्स से आप वाई आई में लिख लो. देन यू ट्राई. So you apply factorization theorem, you find the sufficient estimator, then you check whether it is minimal sufficient or not. कोई तो बताओ भाई, इतना हिंट दे दिया. फैक्टराइजेशन थ्योरम लगा सफिशिएंट ही बता दो, मिनिमल सफिशिएंट नहीं तो.
सर सिग्मा स्क्वायर के लिए समेशन वाई आई माइनस अल्फा स्क्वायर वाई आई स्क्वायर। ज्वाइंट आएगा ना, दोनों अननोन पैरामीटर है तो ज्वाइंटली देखना पड़ेगा, अलग अलग नहीं देख सकते यहाँ पे ना, क्योंकि दोनों अननोन है। तो एक साथ जहाँ पे भी प्रोडक्ट ऑफ पैरामीटर इनटू फंक्शन ऑफ वाई आई होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको सफिशिएंट मिल जाएगा। तो कितना मिल रहा है, तो ज्वाइंटली आएगा, अलग अलग नहीं निकाल पाएंगे यहाँ पे, है ना। सो यू हैव टू सी ज्वाइंटली, इसलिए ज्वाइंटली लिखा हुआ है ना। सो यू राइट द पीडीएफ, ये मीन है, ये आपका वेरिएंस है, एंड यू राइट द पीडीएफ अप्लाई फैक्टराइजेशन थ्योरम। सो आपको जस्ट देखना है कि क्या आएगा, एंड देन इनमें से कैसे चेक करते हैं कि यू हैव सफिशिएंट एस्टिमेटर, यू वांट टू चेक वेदर इट इज मिनिमल सफिशिएंट और नॉट। सो व्हाट डू यू डू, सो यू राइट, है ना, क्या करते थे आप लोग यहाँ पे कि अल्फा सिग्मा, सो यू राइट इन सैम्पल एक्स लाइक्लीहुड फंक्शन अल्फा सिग्मा इन सैम्पल वाई, एंड दिस इज फ्री ऑफ पैरामीटर, है ना। तो यहाँ होगा फ्री ऑफ, this is free of alpha and sigma if and only if, now you see what happens, है ना। So t of some x sample is equal to t of some y sample, then tx should be, then t is minimal sufficient if and only if, in terms of x you can take or y you can take, if and only if this, है ना, yeah this implies, है ना, this is free of unknown parameter implies this is this, so then sufficient will become minimal sufficient, you apply this. So you just apply, apply factorization theorem, you find sufficient and then you check whether it is minimal sufficient. So what I think it will give you so यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट में आएगा, आई भी है, आई स्क्वायर भी है, एंड एक सिंगल वाई भी बनेगा ना, वाई आई माइनस, तो ये दोनों तो नहीं आना चाहिए आई थिंक सो, तो इनमें से कोई एक आएगा, चेक कर लो डिफरेंस क्या है दोनों में। यहाँ वाई आई स्क्वायर आई स्क्वायर वाई आई, अच्छा स्क्वायर यहाँ पे है, तो ये डबल स्क्वायर कर दिया, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, आई थिंक सो, है ना, चेक कर लेना। सो दिस विल बी लाइक दिस, सो चेक करो, है ना, यू जस्ट क्रॉस चेक इट, ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 3 मतलब प्रोडक्ट, जस्ट हिंट है, फैक्टराइजेशन थ्योरम लगाओ और मिनिमल सफिशिएंट के लिए जो थ्योरम है वो लगाओ, ठीक है, तो ये आ जाएगा। एनीवे तो ये 2023 वाला पेपर था जो कि हमने कल कंप्लीट किया था, लास्ट रह गया था, इसका भी हिंट दे दिया। तो अब आते हैं 2024 में, ठीक है। सो हम लोगों ने 2015 से स्टार्ट किया था, अभी 2023 तक के ईच पेपर, है ना, जून दिसंबर वाले, हमने अभी जस्ट पार्ट बी डिस्कस किया है, यूनिट 4। तो अभी 2024 पे आ जाते हैं और ये हो जाएगा, देन विल स्टार्ट, है ना, पार्ट सी, उसके बाद यूनिट 4, ठीक है। तो एक बार 24 के पेपर का अभी ये बस करना है, पार्ट बी यूनिट 4, एंड देन विल मूव टू पार्ट सी, ठीक। तो 24 का पेपर कहाँ मिलेगा, ऑनलाइन मिलेगा, तो कौन साल का पेपर चाहिए आपको, तो हमें चाहिए है ना, मैथमेटिकल साइंस हालांकि है, तो इनके पास होगा डिस वालों के पास, या देखते हैं इनका अपलोड कर रखा है क्या इन लोगों ने 24 वाला, तो है ना। तो ये हम लोग अभी दिसंबर 2023 का किए हैं, जुलाई 2024 का हुआ है, ये ना, यही भैया मेरे पास, इसको डाउनलोड करके देखते हैं तभी तो। सो अच्छा इन्होंने अपना वो लगा रखा है, तो ये जो है 25 जुलाई को हुआ था, है ना, 2024 को, 24 का दिसंबर में हुआ था, आई थिंक दिसंबर वाला पेपर बाद में हुआ था, फरवरी में, ऐसा कुछ अभी हुआ था ना रिसेंटली, फरवरी 2025 में एक पेपर हुआ जिसका रिजल्ट आया था कुछ दिन पहले, तो दिसंबर वाला पेपर फरवरी में हुआ था, जून वाला भी जुलाई में होने वाला है, ठीक है। हाँ, तो मतलब हमारे पास ये लास्ट पेपर ही होगा, नहीं दिसंबर वाला भी होगा ना, तो ये तो जून 2024 का है, दिसंबर 2024 वाला फरवरी 2025 में हुआ, तो वो पेपर भी होगा, ठीक है। तो एक दो पेपर हमें डिस्कस करने, चलिए ट्राई करते, तो ये टाइप किया इन्हें एरर भी हो सकता है, क्योंकि ओरिजिनल पेपर में ना गलती नहीं रहती है। सो
सो हम लोग कहाँ 66 पे आ गए। सो हम लोग पार्ट बी डिस्कस कर रहे हैं ना। ये है भी कि उन्होंने टाइप किया है कि नहीं किया है। 47, 48, 49, चलिए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये 49 यूनिट 4 का है ना, ये तब वो होगा। तो 49 से 60 हमारा स्टैट्स का होता है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर में ज़रूरी नहीं है ना, तो ढूंढना पड़ेगा मुझे लग रहा है फिर से। चलो ठीक है, तो मेनली हम लोग 21 से स्टार्ट कर लेते हैं, ढूंढते हैं। सो 20 तक तो पार्ट ए मतलब इन्होंने टाइप नहीं किया है, पार्ट बी इन्होंने सीधा टाइप किया है। सो हमें देखना है स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस। सो आप चेक करते रहना, ठीक है। ये तो मेरा वहाँ बहुत चमकता है, सो स्टिल। तो एक तो ये क्वेश्चन है 27। तो ये कह रहा है आपको कि तो बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बताइए जी। सो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट यूनिट्स इन अ सैम्पल सिंपल रैंडम सैम्पल ऑफ 3 यूनिट्स ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ 100 यूनिट। एक फॉर्मूला है, चेक करके बताओ क्या फॉर्मूला वो आंसर होना चाहिए। ठीक है जी, ये सॉल्व करो और बताओ। सैम्पलिंग का क्वेश्चन है ना, सिंपल रैंडम सैंपल में। बताइए जी, कुछ आइडिया किसी को समझ नहीं आ रहा। जैसे इन्होंने पूछा है कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ, है ना, द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट यूनिट इन द सिंपल रैंडम सैंपल। तो एक्स मान लो रैंडम वेरिएबल है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट यूनिट्स, है ना,
in the sample, है ना, sample size 3 यूनिट। तो अब ये लेकिन ये विथ रिप्लेसमेंट है, चक्कर ये है यहाँ पे ना, विथ रिप्लेसमेंट है तो रिपीट भी हो सकता है, तो उसी को तो अवॉइड करना है। तो अगर मैं एक नया रैंडम वेरिएबल डिफाइन करूँ, मान लो वाई आई या वाई आई, ठीक है वाई आई ले लेते हैं। सो वाई आई कैन बी 1 और 0। 1 if ith unit is selected and 0 अगर ith unit is not selected। तो कोई मुझे बता पाएंगे कि वाई आई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? जो रैंडम वेरिएबल वाई आई है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? एनी रैंडम वेरिएबल विद सपोर्ट 0 1 इज बर्नौली, है ना, कल ही बताया था मैंने कि कोई भी रैंडम वेरिएबल जिसका सपोर्ट 0 एंड 1 है तो बर्नौली ही होगा। सो वाई आई का सपोर्ट 0 या 1 होगा, सो इट हैज टू बी बर्नौली। सो वाई आई इज Bernoulli P, or let's say Pi. Now can you find that Pi? So what is the probability of Yi is equal to 1? This is Pi. And what is that Pi? Anyone? मतलब ith unit is selected. What is the probability that in the sample of probability of inclusion n upon n. so ith unit is selected, है ना? कितना आएगा? It is 1 by n, right? So ith unit select in how many sample? So in if you selecting one sample na, okay, but acha you have to be you have to find distinct, है ना? Okay, let just, so if I write y in terms of x, can we write x as summation of yi I from 1 to, so how many units we are taking, है ना? So there will be 3 units, so I think I 1 2 3, can we take this, है ना, in the sample of size 3 ना, यहाँ पे size 3 है, so can we write like this, और 100 तक जाना पड़ेगा? अच्छा नहीं, क्योंकि तो हमारे पास तो वो 100 ऑप्शंस है ना, सो यहाँ तो 0 भी हो, जो नहीं आया उसके लिए 0 और जो आया उसके लिए 1, है ना। सपोज एग्जांपल के लिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड यूनिट सेलेक्ट हो गया तो उसके करस्पॉन्डिंग 1 1 1 आएगा एंड बाकी के करस्पॉन्डिंग 0 आएगा। सो आई थिंक वी हैव टू टेक टिल 100। x is summation yi I from 1 to 100, देख सकते हैं? ठीक है, ये आ जाएगा। तो हमें चाहिए ई एक्स, सो ई एक्स चाहिए एक्चुअली, वी वांट ई एक्स ना, सो ई एक्स हो जाएगा समेसन आई फ्रॉम 1 to 100 एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। अब पी आई पे आते हैं क्योंकि पी आई निकालना पड़ेगा, सो यहीं से आ जाएगा ना। तो ये कितना, ये तो वाई आई तो क्या हो जाएगा, विथ रिप्लेसमेंट है ना, तो ये आई आई डी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई, मतलब 100 टाइम पी आई। ठीक है, अब ये पी आई यहाँ से निकालना पड़ेगा, पी आई निकाल लिया तो काम हो जाएगा। सो पी आई क्या होगा, अब देखो पी आई का मतलब क्या है, सो पी आई वॉज ith unit is selected in sample of size 3, है ना। Sir, can we define x like this, I equal to 1 to 100 yi summation? हाँ, what do you want to define? X is a number of distinct units in the sample, right? Yes. So, if there is a repetition, then also yi contribute 1 to that sum, right? Then can we write x equal to summation I equal to 1 to 100 yi? Yes. How will it repeat? The question is y1 means what?
there are two. Y1 means either first unit is selected or not selected. If it is selected, it is 1. Not selected, then it is 0. Right? Okay. Y2 means second unit either selected or not selected. Y3 means either a random variable. There are two value. So in all, what you want? So it is expected that So ith suppose unit. the second unit is when we take 3 units, suppose all the that are same, then what will be the value of x in that case? Actually, y1, y2, y3, yn are different. Like y1 is talking about first unit, y2 is talking about second unit, y3 is talking about third unit, and y100 is talking about 100th unit. Is it? And we are just selecting 3, sample of size 3. So only 3 out of them will be 1 and rest will be 0. Any 3, है ना? So 3 रिप्लेसमेंट में y1 ऐसे सिलेक्ट हो सकता है ना? नहीं, यहाँ पे हमने ऐसा नहीं किया ना. हम तो xi को y1 से y100 तक ले रहे हैं. तो कहाँ आपको लग रहा रिपीटेशन होगा? हमने y1 लिया ही, y1 एक बार ही लिया है जस्ट. y1 मतलब फर्स्ट यूनिट या तो आएगा या नहीं आएगा. y2 सेकेंड यूनिट आएगा या नहीं आएगा. y3 तो सब मिला के y1 से y100 तक 3 सैंपल साइज हमारा है. तो ओनली 3 विल बी 1 एंड रेस्ट विल बी 0. अगर 3 यूनिट की बात करें तो वैसा ना. या अगर मैं बात करूं सैंपल ऑफ साइज 3 ना, सैंपल ऑफ साइज 3 विथ रिप्लेसमेंट है तभी बर्नौली बना, अदरवाइज बर्नौली फिर नहीं बनता ना. यहाँ पे कहना मतलब जो ट्रायल है ना, दे आर विथ रिप्लेसमेंट. एंड हाउ विल इट रिपीटेड? आपको क्या लगता है कि कोई रिपीट होगा ही नहीं इसमें? अगर हम देखें 3 सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है. सो आइदर वन ऑफ देम, इसका क्या मतलब, x का मतलब क्या हुआ? y1 से लेके y100 तक, राइट? सब बाइनोमियल काइंड. सो x तो बाइनोमियल हो गया ना दूसरे तरीके से. हाँ, x तो ऐसे बाइनोमियल हो गया. सो x इज बाइनोमियल है ना. मान लो ये p है yi वाला. सो n कॉमा p, 100 कॉमा p. सो नंबर ऑफ सक्सेसेस है ना, लेकिन यहाँ पे सक्सेस अलग अलग है ना. तो आई थिंक इस तरह से आएगा. सोचो क्या होना चाहिए देन. ये विथ रिप्लेसमेंट होगा ऐसा ना. अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो क्या होता कि एक बार हमने y1 को एक बार ही लिया. ये तो कहना चाह रहा हूँ कि डिस्टिंक्ट यूनिट्स यहाँ पे आ रहे हैं. यहाँ पे आएगा डिस्टिंक्ट यूनिट. ओनली 3 यूनिट विल बी देयर, क्योंकि हम लोग है ना यहाँ साइज 3 है ना. पहले ये बताओ, छोड़ो, हमने 3 यूनिट सेलेक्ट किया, उसमें ith यूनिट होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ये बताओ. उससे ही काम हो जाएगा. वी हैव ड्रॉन द 3 यूनिट्स या 3 सैंपल ऑफ साइज 3. सो इट विल कंटेन द ith यूनिट. उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? सो 1 माइनस नो सैंपल कंटेन ith यूनिट. इसके हिसाब से सोचो, ये हो जाएगा. मतलब ये मतलब हुआ ना कि एटलीस्ट वन ऑफ द सैंपल कंटेन ith यूनिट. पी का मतलब ये हुआ कि एटलीस्ट वन ऑफ द सैंपल कंटेन ith यूनिट. जो 3 में से है प्रोबेबिलिटी अच्छा, यहाँ पे मैं y अगर समझाता तो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? सो unit I is selected at least once. ठीक समझिए ना. ith unit is selected at least once. तो यहाँ तो रिपीट हो सकता, कोई दिक्कत नहीं. अगर ऐसा लिखूँ मैं कि pi जो है ith unit is selected, हाँ विथ रिप्लेसमेंट है. तो जैसे आपको पता है ना कि बर्नौली ट्रायल में क्या होता है. जैसे मैं यहाँ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोल रहा हूँ, बर्नौली ट्रायल में क्या होता है कि ईच ट्रायल्स आर, जितने ट्रायल्स है ना, इंडिपेंडेंट है दूसरे ट्रायल से. हर बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए.
तो यहाँ विथ रिप्लेसमेंट है, इसीलिए बर्नौली बना है ना, इसलिए बाइनोमियल बनेगा। वरना क्या लगता है आपको, ये y1 y2 y3 y4 यहाँ जो है ना, ये IID काइंड ऑफ है। IID होगा, यस, बिकॉज ऑफ विथ रिप्लेसमेंट। ये जो y1 y2 y3 y4 y5 है, दे आर IID रैंडम वेरिएबल बिकॉज ऑफ विथ रिप्लेसमेंट, क्योंकि हर बार प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। जैसे प्रोबेबिलिटी फर्स्ट यूनिट सेलेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 आउट ऑफ 100 अगर एक की बात करें तो सिंगल ड्रॉ में। सेकेंड यूनिट का सिंगल ड्रॉ में वही रहेगा। सो विथ, ये वैसे ही क्वेश्चन हो गया ना कि यू आर ड्राइंग समथिंग विथ रिप्लेसमेंट, तभी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आपको पता है ना, बर्नौली ट्रायल होना चाहिए। बर्नौली ट्रायल कब हो सकता है, जो विथ रिप्लेसमेंट होगा, वरना विदाउट रिप्लेसमेंट होता क्या होता कि फर्स्ट सैंपल ड्रॉ किया, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/99 1/100, सेकेंड का 1/99 हो जाता, थर्ड का तो उसमें डिस्टिंक्ट ही आता। लेकिन यहाँ पे ये जो हमने डिफाइन किया x y1 y2 yn, इसमें ये बोल रहे हैं कि यहाँ y है तो ऐसे डिफाइन करे, यूनिट i इज सेलेक्टेड एटलीस्ट वंस, ये तो ऐसा समझिए। तो 1 का मतलब सेलेक्टेड, 0 का मतलब नॉट सेलेक्टेड ना, ये है। तो ये 1 का मतलब है कि यूनिट i सेलेक्ट हुआ है 3 ड्रॉ में से कम एक ड्रॉ में। हाँ, वी आर सेइंग pi इज द ith यूनिट इज सेलेक्टेड इन, है ना, एटलीस्ट, ये समझो ith यूनिट इज सेलेक्टेड एटलीस्ट वंस। सो यू आर ड्रॉइंग 3 यूनिट्स ना, सो कम से कम एक बार ith आ सकता है, बट रिपीट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट वी आर फाइंडिंग कि क्या एक्सपेक्टेशन है कि डिस्टिंक्ट आएगा, व्हाट इज एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट यूनिट, ये पूछा ना, व्हाट इज एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट यूनिट इन अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 3। तो इसे निकाल कर देखो क्या होगा, ये 1 माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 1 माइनस। अब आपने 3 यूनिट सेलेक्ट किया और किसी में भी ith नहीं आ रहा है, यहाँ वो केस हम विथ रिप्लेसमेंट कंसीडर कर रहे हैं, तभी बोल रहे हैं कि एटलीस्ट वंस। हो सकता है ith यूनिट फर्स्ट ड्रॉ में भी आ जाए, सेकंड में भी आ जाए, थर्ड में भी आ जाए, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे। तो pi में वो केस इंक्लूडेड है। अब x जो लिया है y1 प्लस y2 प्लस y3, सो दे आर टॉकिंग अबाउट डिस्टिंक्ट यूनिट, मतलब सम ऑफ, है ना, 100 यूनिट्स की बात कर रहा है ना, y1 y2 y3। सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट यूनिट इन द रैंडम सैंपल ऑफ 3 यूनिट्स ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट, है ना, विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम पॉपुलेशन। तो यहाँ से आ जाएगा ना, तो नो सैंपल कंटेन ith यूनिट, तो ith का हटा दो, ये आ जाएगा। सो फर्स्ट सैंपल में नहीं है, सेकेंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, तो इस तरह से कुछ आएगा। तो ये आ गया आपके पास, ये pi की वैल्यू है ना, दिस इज द pi, ये आ जाएगा। सो दिस इज pi, इसको यहाँ पुट करो क्या आता है। सो इसके अकॉर्डिंग 100 इंटू, तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू हम निकाल रहे हैं, व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू दैट डिफरेंट यूनिट्स आर सेलेक्टेड। सो वी आर कंसिडरिंग इन yi में क्या है, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, 100 यूनिट। सो व्हाट इज एक्सपेक्टेशन दैट ith यूनिट इज सेलेक्टेड इन द सैंपल। अब ये हमने सम ओवर ऑल कर दिया, तो इसमें ये आ जाएगा कि 99/100 की पावर 3, यही आना चाहिए, देख लो। सो इससे कुछ मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करोगे, सो 99 की पावर 3, एक 100 कट जाएगा। सो 100 कटेगा तो क्या होगा, 100 की पावर 2, ऐसा कुछ चेक करो। तो क्या दिख रहा है यहाँ से, 100 वाला तो एक ही ऑप्शन है बी, सो बी तो लग रहा है। बाकी ऑफिशियल आंसर की है, चेक करो इसमें, इनके पास आंसर की भी होना चाहिए, इसमें है देखो, 27 नंबर है ना, तो इसमें आंसर की भी दिया होना चाहिए। आंसर की दिया है कि नहीं, तो दिक्कत ये है कि आंसर की भी नहीं दिया है, पता क्या चलेगा सही है गलत है। चेक करो ऑफिशियल आंसर, इनके पास ये पेपर हो, अगर आपके पास गूगल करो, और पेपर अगर इसका आंसर की मिलता है तो चेक करो एक बारी, तभी जाके क्लियर होगा। भाई तुम अपने तरीके से सॉल्व करके देखो तुम्हारा लॉजिक क्या कहता है। तो हमने यही किया कि, है ना, ईच यूनिट के सिलेक्ट होने का हर बार इक्वल चांस है, तो वो बर्नौली ट्रायल फॉर्म करेगा, ठीक है ना। एंड एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ, नंबर ऑफ सक्सेस इन एन ट्रायल्स, यही होता है ना। सो नंबर ऑफ सक्सेसेस इन एन ट्रायल्स, तो यहाँ हमने जस्ट एक एक्सपेरिमेंट को एन टाइम रिपीट नहीं किया है ना। y1 फर्स्ट यूनिट के करस्पॉन्डिंग है, y2 सेकेंड के करस्पॉन्डिंग, y3 थर्ड के करस्पॉन्डिंग, एंड दे आर एक्चुअली IID इंडिपेंडेंट है ना। इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि पहली बार में क्या यूनिट आया दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट है।
फर्स्ट मान लो 1 आ गया तो सेकंड में भी 1 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो फिर फर्स्ट में 1 आया और सेकंड में भी 1 आ गया तो वो y1 में ही कंटेन है वो चीज़, क्योंकि y1 कह रहा है कि ith यूनिट विल बी सेलेक्टेड। अब चाहे एक बार आए, 2 बार आए या तीनों बार आए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 आया तो ये चीज़ है और नहीं आया तो 0 है। तो या तो ith यूनिट आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो वंस ट्वाइस थ्राइस, और ये सब y बराबर 1 में इंक्लूडेड है तीनों केस। यही तो किया हमने यहाँ पे विथ रिप्लेसमेंट की वजह से ऐसा हुआ है। यहाँ पे एटलीस्ट वंस क्यों लिखा हमने? सो हम यहाँ yi बराबर pi क्या था, yi बराबर 1 निकाल रहे हैं, तो 1 का मतलब है कि ith यूनिट सेलेक्ट होगा। अब सेलेक्ट कितनी बार सेलेक्ट होगा? या तो एक बार हो सकता है, या 2 टाइम हो सकता है, या 3 टाइम हो सकता है। तो इसलिए हमने कॉम्प्लीमेंट ले लिया कि 1 माइनस नो सैंपल कंटेन ith यूनिट, कि कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो ये प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है, तो ये मेनली yi बर्नौली सिर्फ विथ रिप्लेसमेंट की वजह से ही है, अदरवाइज नहीं होता। अब बात रह गई कि ये x जो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट यूनिट्स, तो यस ex यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट यूनिट्स। जैसे एग्जांपल के लिए e ऑफ y1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, छोड़ो ये बताओ। e ऑफ y1 का मतलब क्या है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन दैट फर्स्ट यूनिट इज सेलेक्टेड। e2 क्या रिप्रेजेंट करेगा कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन दैट सेकेंड यूनिट इज सेलेक्टेड। e ऑफ y3 क्या रिप्रेजेंट करेगा, what is the expectation that third unit is selected, and so on। e of y100 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि what is the expectation that 100th unit is selected। अब now you want to find the what is the expected value of that distinct unit were selected, तो इन सबको ऐड कर दो एक्सपेक्टेशन को, और सैंपल साइज 3 का ही है तो कोई 3 ही है ना आ सकता है, इसमें से 1 होगा, बाकी तो 0 ही होगा। तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो ये बेसिक प्रोबेबिलिटी है लेकिन थोड़ा वो देखना पड़ेगा आपको। ये मार्कोव चेन का है ना, सो ये देखो, क्योंकि अब के बाद ना इन्होंने, जैसे पहले क्या होता था यूनिट 4 एक जगह रहता था, अब ऐसा नहीं है। अब क्या कर रखा है इन लोगों ने, पार्ट बी में एक साथ मिक्स्ड है सारे यूनिट के, अब खुद आपको ढूंढ के करना है। देखो इसको ट्राई करके बताओ क्या आएगा। सो ये कह रहा है कि एक्सएन बी द होमोजीनियस मार्कोव चेन विद स्टेट स्पेस एस जो कि 0 1 2 3 4 है, एंड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स पी दे रखा है आपको। तो 5 स्टेट्स हैं। अल्फा डिनोट द प्रोबेबिलिटी दैट स्टार्टिंग विद स्टेट 4 द चेन विल इवेंचुअली गेट ऑब्जर्व्ड इन द क्लोज क्लास 03, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो मैट्रिक्स के थ्रू भी कोई अप्रोच है, और दूसरा, हाँ इसका मैंने क्लास में डाउट में कराए हुए हैं। एक तो आप मैनुअली निकाल सकते हो, वो भी एक तरीका है, और दूसरा जब एब्जॉर्ब वाला केस होता है ना तो उसका एक तरीका था, याद है किसी को? चलो तुम लोग को ट्राई करके बताओ। पहले 2 तरीका है, मैंने पहले भी डाउट क्लास में आप लोगों को बताएं, कुछ लोगों ने पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। देयर आर 2 डिफरेंट वेज जिससे हमने इसको सॉल्व किया हुआ है, मतलब मुझे अभी याद भी है ना। सो आप पहले ट्राई करके देखो, फिर मैं बताता हूँ। एक तो आप ट्रांजिशन डायग्राम बना लो और उससे भी कर सकते हो, से एक तरीका वो है। दूसरा तरीका है कि आप एक शॉर्टकट भी है ऑब्जर्व क्लास के लिए, तो वो भी एक है ना तरीका है, तो वो भी लगा सकते हो। तो देखो चेक करके पहले आप बताओ क्या आपको समझ आ रहा है उसके हिसाब से। अब एग्ज़ाम में तो खुद ही करना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ के आओ। जैसे अभी छोड़ दोगे तो एग्ज़ाम में भी छोड़ना पड़ेगा। अभी ट्राई करोगे हो गया तो एग्ज़ाम में भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि कर पाओगे।
ठीक है भाई, किसी का आया? कोई बता भी नहीं रहा है कुछ। देखो मैं पहले एक सिंपल तरीका बता देता हूँ। होता क्या है कि जब अल्फा डिनोट द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टार्टिंग विद स्टेट 4 द चेन विल इवेंचुअली गेट ऑब्जर्व्ड इन क्लोज्ड क्लास 03। देख तो है ना, ऑब्जर्व होना है 03 में, तो इसका मतलब ये है कि अल्फा 0 को 1 ले लो, अल्फा 3 को 1 ले लो, एंड यू राइट दिस इक्वेशंस। तो अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूंगा तो क्या होगा, लेट्स सी, जगह फर्स्ट अल्फा नॉट के करस्पॉन्डिंग अल्फा नॉट इज इक्वल टू 1/4 अल्फा नॉट 3/4 अल्फा 3, तो ये पुट कर दोगे तो ये ऑब्वियसली अल्फा नॉट की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी, है ना। फिर अल्फा 1, देखो अल्फा नॉट में ये यूज़ किया है, अल्फा नॉट इसका मल्टीप्लाई करना है, कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करना, आपको भी समझ आए क्या कर रहा हूँ। तो इससे अगर करेंगे अल्फा 1 तो ये सिर्फ 1 टाइम 1 है, तो यहाँ भी अल्फा 1 बराबर अल्फा 1 ही रहेगा। यहाँ पे आओगे अल्फा 2, सो यहाँ से बनेगा अल्फा 2, ये एक ट्रिक है सॉल्व करने का, प्रूफ भी आप देख सकते हो, 1/3 अल्फा नॉट प्लस 2/3 अल्फा 1, आगे सब 0 है तो ख़त्म हो जाएगा। फिर अल्फा 3 इज इक्वल टू 3/4 अल्फा नॉट एंड प्लस 1/4 अल्फा 3, फिर अल्फा 4 इज इक्वल टू 1/8 अल्फा नॉट 1/8। आपको यहाँ से समझ आएगा वो क्या हो रहा है ना। ये हर रो के साथ हुआ है, अल्फा 1 1/2 अल्फा 2 1/8 अल्फा 3 1/8 अल्फा 4। कैन यू सॉल्व दीज इक्वेशंस? इन इक्वेशन को सॉल्व करके आपको वैल्यूज निकालनी है, अल्फा 1 की, अल्फा 2 की, अल्फा 3 की, अल्फा 4 की और अल्फा नॉट की। तो अल्फा नॉट तो आपको पता है 1 है, अल्फा 3 1 है, ये अज्यूम क्यों किया 1 1? क्योंकि ये ऑब्जर्व्ड है, इसमें एक ट्रिक है। बाकी सॉल्व करके आप निकालो, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 4 निकालो, एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये बताऊंगा। सो एक तरीका इससे सॉल्व करो जरा इन इक्वेशंस को, बहुत मुश्किल नहीं, आसान है। यू जस्ट सॉल्व दीज इक्वेशंस, अल्फा नॉट अल्फा 3 1 है, बाकी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 निकालना है आपको, एंड देन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसने कहा है कि अल्फा डिनोट द प्रोबेबिलिटी दैट स्टार्टिंग विद स्टेट 4, अच्छा स्टार्टिंग विद स्टेट 4, ठीक है, द चेन विल इवेंचुअली गेट ऑब्जर्व्ड इन 03। तो इसलिए अल्फा नॉट अल्फा 3 को 1 लिया है, अल्फा 4 जो भी आएगा वही हमारा एक्चुअली आंसर होगा, तो ये इसका ट्रिक है। सो अल्फा 4 की वैल्यू आप निकालो, इनमें से कोई एक आना चाहिए। कैन यू सॉल्व दिस? ये भी मुझे ही करना पड़ेगा, देख लो। अब एग्जाम में तो तुम ही करोगे ना, यहाँ मैं कर देता हूँ। सो 1/8 अल्फा 4, ठीक है। सो इन इक्वेशंस को आप एक बार सॉल्व करके कैन यू फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा 4, अल्फा 4 जो भी आएगा वही आंसर होगा। सो इन इक्वेशंस को सॉल्व करो। ये तो यूजलेस है क्योंकि ये ऑलरेडी है, ये भी यूजलेस है क्योंकि है ना, इन दोनों का यूज़ ऑलरेडी हो चुका है, तो ये काम नहीं आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी यूज्ड है। आप यहाँ यूज़ कर सकते हो, अल्फा नॉट यहाँ पुट करो तो अल्फा 2 अल्फा 1 में इक्वेशन आ जाएगी ना। यहाँ पे अल्फा नॉट आपको पता है ना, सॉल्व करके बताओ भाई, कोई अल्फा 4 की वैल्यू बताओ, ठीक है। यू सॉल्व इट एंड टेल द वैल्यू ऑफ अल्फा 4।
आई थिंक आज हो जाएगा, ठीक है ना? तो इसको सॉल्व करके आना, आज ही स्टॉप करते हैं, अगले क्लास में जब तक सॉल्व हो जाए तो करेंगे, ठीक है? चलिए अभी के लिए थैंक यू।
Thank you.